नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि सुमन और आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट पब्लिकेशन पर, जहां हम लोग अभी क्लास 10th के इतिहास के 7वें अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सूचना साझा करना चाहता हूँ कि आने वाले 15 मार्च से आप लोगों का लाइव क्लास शुरू होने वाला है, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लाइव क्लास का लिंक आपको मिल सके और आपका क्लास छूटे नहीं। आगे आइए, ये 7th चैप्टर है जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है जब दुनिया के बहुत सारे देश एक साथ आकर व्यापार करते हैं या फिर अपनी परंपरा का आदान प्रदान करते हैं, उसी को कहा जाता है भूमंडलीकरण। जैसे कि देश के अंदर में व्यापार हो रहा है तो वो एक छोटे स्तर पे हो रहा है, लेकिन जब विश्व के स्तर पर हो रहा है, माने सारे देश जो है एक साथ मिलकर व्यापार करें, तो उसी को कहा जाता है भूमंडलीकरण। क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी सवाल है उसको आइए जानते हैं। और याद करने वाले प्रश्न ज़्यादा है, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत ही जल्दी से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताइए। एशिया और यूरोप, एशिया माने कि जहाँ हम लोग रहते थे, और यूरोप जहाँ से व्यापारी लोग हमारे यहाँ आए हुए थे, जैसे कि पुर्तगाल, जैसे कि फ्रांसीसी, है ना, ये लोग। तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग जो था उसके द्वारा एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। भारत जो है या फिर एशिया का जितना भी देश जो है वो सब यूरोप से जुड़ा हुआ था। किससे? रेशम मार्ग से। किससे? रेशम मार्ग से, है ना। तो इसका सही आंसर है बी। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। अगला सवाल है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? बताइए। अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर या फिर बहरीन। मैनचेस्टर के बारे में जानते हैं आप लोग। मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर था जहां पर बहुत ज़्यादा कपड़ा का फैक्ट्री लगा था, मैंने कपड़ा बनाने का उद्योग लगा था बहुत ज़्यादा, है ना। ये हमारा जवाब नहीं है, दिलमुन और बहरीन भी नहीं है, हमारा जवाब है अलेक्जेंड्रिया। पहला विश्व बाजार बनकर अलेक्जेंड्रिया शहर उभरा था। अगला सवाल है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? बताइए। साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति? इसका हमारी आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। दो ऑप्शन है हमारे पास, वाणिज्यिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में जानते हैं और वाणिज्यिक क्रांति भी लगभग एक ही जैसा है। वाणिज्यिक क्रांति उन सारी वो एक खास समय को कहते हैं जब औद्योगिकरण भी हो रहा था और व्यापार भी बढ़ रहा था पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इस दोनों में से कोई भी हमारा सही जवाब हो सकता है। अगर सबसे बेहतर चुनना है तो हम लोग वाणिज्यिक क्रांति को चुनेंगे, क्योंकि ये आधुनिक युग यानी आधुनिक काल के से ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इसका सही जवाब है ए। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किन क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर का क्या मतलब होता है ये समझ लो। गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है अनुबंधिक मजदूर। अनुबंधिक मजदूर मतलब जिसको अनुबंध बनाकर भेज दिया जाता था कहीं पे। अनुबंध माने कि बॉन्ड, एग्रीमेंट, है ना, कि एग्रीमेंट बन गया कि भाई इतना साल के लिए आप फलाने के नौकर हैं, है ना। तो वो एग्रीमेंट बन जाता था और खासकर बिहार से ऐसे मजदूरों को ले जाया जाता था। दुनिया के हर एक हिस्से में गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया गया और यहाँ पर बिहार में आते थे लोग गिरमिटिया मजदूर खरीदने, है ना। तो यहाँ से लोग मजदूर खरीद कर ले जाते थे और यही कारण है कि दुनिया के हर एक हिस्से में आपको बिहारी आदमी मिल जाएगा, है ना। अब जो लोग वहाँ पर अनुबंध बनाकर गए थे काम करने, मजदूरी करने, अनुबंध खत्म हो गया तो वहीं पर रह गए, वहीं पर बस गए, है ना। तो यही कारण है कि दुनिया के हर एक हिस्से में बिहारी मौजूद है। तो गिरमिटिया मजदूर है जो है वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला सवाल है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? बताइए। 15वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से या 20वीं शताब्दी से? ध्यान देना, विश्व बाजार का विस्तार यानी कि पूरी दुनिया एक साथ मिलकर व्यापार कब करने लगी? 15वीं शताब्दी में, 18वीं में, 19वीं में या 20वीं में? तो इसका सही जवाब है बी। 18वीं शताब्दी आते आते तक पूरी दुनिया एक साथ मिलकर व्यापार करना शुरू कर चुकी थी, है ना। तो विश्व बाजार का आरंभ हो चुका था कब? 18वीं शताब्दी में। इसका सही आंसर है बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? अब ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया जो थी वो आर्थिक मंदी में चली गई थी। आर्थिक मंदी माने कि पैसा की कमी हो गई थी, है ना, और खेती बाड़ी बर्बाद हो गया था। खासकर हमारे यहाँ इस मंदी के कारण भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था कोई, तो किसान लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंदी जो है, ये आर्थिक संकट जो है, ये शुरू हुआ था 1929 में। कब शुरू हुआ था? 1929 में। तो इसका सही आंसर है सी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में शुरू हुआ था और ये पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ठीक है, रूस ऐसा कहा जाता है कि इस मंदी की चपेट में नहीं आया था, है ना। और इस आर्थिक संकट से जुड़ी हुई दो बातें हैं। पहली बात तो ये आपने याद कर लिया कि रूस, ऐसा माना जाता है कि रूस इसकी चपेट में नहीं आया था, और दूसरा कि अमेरिका ने इस आर्थिक मंदी में पूरी दुनिया को कर्ज दिया था, है ना, और एक कर्जदाता के रूप में उभर कर सामने आया था। ये दो बातें याद रखना। अगला सवाल है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट जो था, यानी आर्थिक मंदी जो था, जो कब आया था? 1929 में आया था, है ना। इसके कारण क्या हुआ? लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, है ना, तो जो जिसका कर्ज लिया था उसका कर्ज नहीं लौटा पाया, है ना। एक देश अगर दूसरे देश से कर्ज लिया था तो कर्ज नहीं लौटा पाया, और अमेरिका ऐसे दौर में सभी देशों को कर्ज देकर कर्जदाता बन गया, है ना। और इसके कारण फांसीवादी नाजीवादी शासन पूरे यूरोप में फैल गया, है ना। यहाँ पे फांसीवादी लिखा हुआ है। तो पूरे यूरोप में आर्थिक संकट के कारण फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 48 में, 44 में या 52 में? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ये हुआ था 1944 में। इसका सही आंसर है सी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था, याद करो। अगला सवाल है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? दशक मतलब 10 सालों का जो समय होता है उसी को कहा जाता है। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? बताइए। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। माने 1990 से 2000 तक का जो समय था, उस समय में पूरी दुनिया एक साथ जुड़ चुकी थी और व्यापार और परंपराओं का लेन देन करना शुरू कर चुकी थी। देखो, ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति एक देश से या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना शरीर लेकर ही नहीं जाता है या फिर कोई सामान लेकर ही नहीं जाता है, बल्कि वो अपनी बोलचाल, अपना खाना पीना, अपना पहनावा, है ना, अपनी संस्कृति, अपना सभ्यता, अपनी परंपरा, सब कुछ लेकर जाता है। तो उसी तरह से दुनिया जब एक साथ जुड़ी तो सिर्फ व्यापार ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी भाषा, उनकी बोलचाल, है ना, उनका रहने का तरीका, खाने पीने का, ओढ़ने का, पहनने का, ये सारा तरीका जो है सो कि इसका आदान प्रदान हुआ। और इन सब की शुरुआत हुई थी कब? 1990 के दशक में। तो इसका सही आंसर है ए। अगला सवाल है, द्वितीय महायुद्ध यानी विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो देखो, जब भी महायुद्ध हुआ यानी कि बड़ा युद्ध हुआ है, विश्व युद्ध तो खासकर, तब क्या हुआ? दुनिया आर्थिक संकट की तरफ गई है ना। युद्ध जब भी होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो देश जीत जाता है उसको भी नुकसान होता है ना। आर्थिक संकट आ जाती है, रुपये पैसे की कमी आ जाती है, सैनिक मारे जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ बनाया गया था, जो कि इस युद्ध के कारण हुए आर्थिक दुष्प्रभावों को यानी कि जो नुकसान हुआ था उसको कम करने का प्रयास कर रही थी। तो वो कौन सी थी? यूरोपीय संघ थी। इसका सही आंसर है डी। अगला सवाल है, रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? बताइए, रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? तो ये चीन लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। और रेशम मार्ग आखिर था क्या? तो रेशम मार्ग एक स्थल मार्ग था, माने जमीन वाला रास्ता था, यानी एक रास्ता का नाम था, है ना। और ये एशिया और यूरोप को जोड़ता था, माने यूरोप से व्यापारी लोग इसी रास्ते से होकर आते थे व्यापार करने, और ये शुरू होता था कहाँ से? चीन से। इसका सही आंसर है बी। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। अगला सवाल है, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? सिसिली इटली में पास्ता जो था वो किनके द्वारा ले जाया गया? बताइए। तो अरबों के द्वारा। इसका सही आंसर है बी, माने अरब के जो लोग थे उन्होंने इटली में, सिसिली में पास्ता ले गए, है ना। तो इसका सही आंसर है बी। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? देखना ध्यान से।
तो ब्रिटेन में माने इंग्लैंड में जब आर्थिक संकट आई थी ना, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग आर्थिक मंदी में चले गए थे। वहाँ के किसान भी, है ना, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई थी। तो वहाँ के लोगों ने सरकार पर दबाव दिलवा के क्या किया, कॉर्न माने हिंदी में कहते हैं मकई, है ना, तो मकई का जो आयात था उस पर रोक लगवा दिया। हालांकि इससे और ज़्यादा नुकसान ही हो गया, है ना। तो कॉर्न लॉ यही था, और ये कहाँ पे लागू किया गया था, ब्रिटेन में लागू किया गया था, है ना। कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया था। अगला सवाल है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी, माने किस राज्य में बनाई गई थी? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? सही जवाब है ए, भारत में केनाल कॉलोनी बनाई गई थी पंजाब में। कहाँ बनाई गई थी, पंजाब में। सही आंसर है ए। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि हमारे भारत पे राज करती थी, वो अफीम किस देश को सप्लाई करती थी? चीन को। किसको भेजती थी? चीन को। चीन जो कि हमारे पड़ोस में है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को अफीम सप्लाई करती थी। अफीम जो कि एक नशीला पदार्थ होता है ना। अगला सवाल है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहत उत्पादन व्यवस्था मतलब कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। तो ये व्यवस्था सबसे पहले आरंभ की गई थी अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। इसका सही आंसर है सी। बृहत उत्पादन व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? अमेरिका में, माने बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। अगला सवाल है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? बताइए, विश्व बाजार के स्वरूप का क्या आधार था? रेशम, लोहा, कोयला या वस्त्र? देखिए, तो मैंने आपको बताया था ना कि औद्योगिकरण की जब शुरुआत हुई थी तो किस उद्योग में हुई थी, किस क्षेत्र में हुई थी? कपड़ा के क्षेत्र में, है ना। कपड़ा बनना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा, और सबसे पहले कपड़ा को बेचने और खरीदने के लिए ही पूरी दुनिया एक साथ जुड़ी थी। तो भूमंडलीकरण या विश्व बाजार की शुरुआत ही हुई थी किसी से? कपड़ा उद्योग से, माने कि वस्त्र उद्योग से। किससे? वस्त्र उद्योग से। तो इसका सही आंसर है डी। अगला सवाल है, विश्व बाजार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। अब ये सवाल मैं पिछले चैप्टर में, माने अर्थशास्त्र में भी मैं बता चुका हूँ कई बार, 2-3 बार, है ना। तो अब इसका जवाब तो आपको सही सही देना ही चाहिए। चलिए लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? लिखिए जल्दी। इसका सही जवाब है डी। मैंने पहले भी बताया था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला सवाल है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बताइए। माने कि कौन सी क्रांति के बाद दुनिया के सारे देश एक साथ आकर व्यापार करने लगे? औद्योगिक क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, या फिर अमेरिकी क्रांति के बाद? बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि उद्योग में सबसे ज़्यादा तेजी कब आई? जब औद्योगिक क्रांति हुई तब, है ना। जब बहुत ज़्यादा मशीनें लगने लगी तब, बहुत ज़्यादा कारखाना लगने लगा तब, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद ही विश्वव्यापी बाजार जो है, यानी कि विश्व बाजार जो बनना शुरू हुआ, वो कब हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद ही शुरू हुआ, है ना। यानी कि जब औद्योगिक क्रांति आई, बहुत ज़्यादा सामान बनने लगा, बहुत ज़्यादा कपड़ा बनने लगा। तो जब बहुत ज़्यादा कपड़ा बनेगा तो एक देश से दूसरे देश में भी तो बेचेंगे ना, दूसरे देश से फिर तीसरे देश में, है ना। तो इस तरह से दुनिया के सारे देश एक साथ आकर मिलने लगे। अगला सवाल है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बताइए। गिरमिटिया मजदूर, मैंने आपको बताया था ना, किसको कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित यानी कि जो एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं, जो बॉन्ड में बंधे हुए हैं, तो उसी को कहा जाता है अनुबंधित मजदूर या फिर गिरमिटिया मजदूर। तो इसका सही आंसर है ए। अगला सवाल है, एलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? एलेक्जेंड्रिया, इससे संबंधित एक सवाल पहले भी आया था। एलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर? बताइए क्या होगा सही जवाब। अलेक्जेंड्रिया जो है वो लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। किसके? लाल सागर के मुहाने पर। तो इसका सही जवाब है बी। अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। अगला सवाल है, द कॉमर्स ऑफ नेशन ऑफ लिखा हुआ है। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए।
यहाँ पे कार्डलिफ लिख लेना, इसको बना लेना कार्डलिफ, ठीक है। तो द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक थे कार्डलिफ। कौन थे? कार्डलिफ। तो इसका सही आंसर है बी। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक थे कार्डलिफ। चलिए, याद हो गया आपको, होगा आपको। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये सवाल भी याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था 1944 में, 1944 में। इसका सही आंसर है डी। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था 1944 में। अगला सवाल है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया था, है ना? ये नवीन आर्थिक नीतियां लाई गई थी आर्थिक जो स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए, है ना। और ये न्यू डील भी इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, है ना। और इसको लाया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, है ना। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उसी समय न्यू डील लाया गया था। तो इसका सही आंसर है सी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू किया था, यानी नवीन आर्थिक नीतियों को। अगला सवाल है, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दक्षेस जो है वो एशिया के 8 देशों का एक समूह है जिसमें भारत भी शामिल है ना। एशिया के मुख्य 8 देश जो है ये दक्षेस में शामिल है ना। और इसको बनाया गया था 1985 में। कब बनाया गया था? 1985 में। सही आंसर है इसका डी। दक्षेस की स्थापना हुई थी 1985 में, है ना। और याद रखना, ये एशिया के मुख्य 8 देशों का एक समूह है। हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में या सूरीनाम में? बताइए, आपको याद होना चाहिए, ये पाठ्य पुस्तक का सवाल है। हौसे मेला का आयोजन किया गया था त्रिनिदाद में। इसका सही जवाब है सी। सिकंदर कहाँ का निवासी था? बताइए, सिकंदर कहाँ से आया था? रोम से, चीन से, यूनान से या फिर मिस्र से? सिकंदर यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? यूनान का। इसका सही आंसर है सी। सिकंदर यूनान का निवासी था, याद कर लीजिए। भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। कब? 1929 में। और ये पूरे विश्व में आया था। विश्व में आने के साथ साथ भारत में भी आया था, है ना। तो भारत में इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा किस पे? किसानों पर, है ना। क्योंकि खेती बाड़ी बिल्कुल ही खराब हो गई थी और एक तो आर्थिक मंदी था और ऊपर से मौसम भी किसानों का साथ नहीं दे रही थी। तो इसलिए भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा किसानों पर। अगला सवाल है, वह देश जिस पर, है ना, यहाँ लिखा हुआ है जिस पर, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा माना जाता है कि रूस पर आर्थिक मंदी का, विश्व आर्थिक मंदी का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इसका सही आंसर है डी। रूस पर विश्व आर्थिक मंदी का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला सवाल है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? 1923 में, है ना। 1923 में पूरी दुनिया को कर्ज दे चुका था। कौन? अमेरिका, है ना। और जब 1929 में आर्थिक मंदी आया तो अमेरिका को पैसों की आवश्यकता हुई तो उसने सभी देशों से कर्ज वसूलने का प्रयास किया, है ना। तो 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया था अमेरिका। सही आंसर है इसका बी। आपको पता होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? बताइए, कपास कहाँ से लेके जाता था? इंग्लैंड माने कि अंग्रेज लोग कहाँ से खरीदते थे? कपास खरीदते थे या फिर ले जाते थे? कहाँ से? भारत से। तो सही आंसर है इसका ए। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से भारत से करते थे। इसका सही आंसर है ए। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए, 1929 में, 1930 में, 32 में या फिर 35 में? याद कर लेना, ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसका सही आंसर है सी। तो 32 सवाल हम लोग बना चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। ये सवाल मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ अर्थशास्त्र में कि दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले बताया था कि अंग्रेज जो है वो हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार में तो दोनों पक्षों का मुनाफा होना चाहिए, तो दोनों पक्षों का मुनाफा नहीं होकर के सिर्फ अंग्रेजों का ही मुनाफा हो रहा है ना। और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार भारत की कुल राष्ट्रीय आय का अनुमान भी लगाया था, है ना। तो दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, माने कि उन्होंने ही बताया था कि अंग्रेज जो है हमारे यहाँ से धन लेकर अपने यहाँ पहुँचा रहे हैं, है ना, और इस व्यापार से हमको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, सिर्फ अंग्रेजों को मुनाफा हो रहा है। तो इसका सही आंसर है सी, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस पर आधारित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय माने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन का लेन देन, है ना, माने रुपया पैसा का मुद्रा का लेन देन किस पे आधारित नहीं है, व्यापार पे, पूंजी पे, श्रम पे या फिर उद्योग पे। तो व्यापार, पूंजी, श्रम इन तीनों पर आधारित है, उद्योग पे आधारित नहीं है। इसका सही आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह उद्योग पर आधारित नहीं है। अगला सवाल है, भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया था। भूमंडलीकरण, अब ये तो याद करने वाला सवाल है, आप लोग याद कर लीजिए, और पहले से याद भी होगा आप लोगों को, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। किन्स ने, ब्रिया ने, फ्रेडरिक विलियम ने या फिर जॉन विलियमसन ने। सही आंसर है इसका डी, भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया था जॉन विलियमसन ने। किसने, जॉन विलियमसन ने भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया था, जॉन विलियमसन ने। तो इस तरह से इस चैप्टर का भी सारा प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग याद भी कर चुके होंगे, आप लोग को याद भी हो गया होगा अभी, है ना। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइव क्लास को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। बाकी अपना ध्यान रखिए, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।